प्रिय विद्यार्थियों, आज हम होब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। होब्स ने अपनी पुस्तक लेवाइथन, जो राजनीतिक विचार दर्शन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, उनकी रचना 1651 में की गई है। पहला है मानव स्वभाव के संबंध में उसके क्या विचार थे। होब्स का मूल मंत्र था स्वयं को पढ़ो, और वह इस बात पर बल देता था कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चित्रण से प्रारंभ होता है। मानव स्वभाव के संबंध में होब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 में प्रकाशित उनकी कृति में मिलता है। उसके बाद लेवाइथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों के प्रारंभ में होब्स का विचार मानव का चित्रण एक स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है। उसमें शक्ति वृद्धि के लिए लालसा बराबर बनी रहती है। यह लालसा उसे बराबर क्रियाशील रखती है। वह इतना तीव्र होती है कि उसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की यह लालसा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है, और ये स्वार्थ क्यों करता है? उसको यश प्राप्त करने के लिए, और ये यश जीवन भर चलता रहता है। इसलिए होब्स कहता है कि यह जो स्वार्थ की प्रवृत्ति ये जीवन पर्यंत चलती है, मृत्यु के बाद में ही उसकी ये प्रवृत्ति खत्म होती है। होब्स कहता है कि मनुष्य शारीरिक और मानसिक शक्तियों की दृष्टि से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है। यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली है और बौद्धिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण उनका सिद्धांत था बच्चों, कि होब्स सभी व्यक्तियों को समान मानते थे। उनका मत था कि योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। होब्स मनुष्य को इतना अधिक आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, भयग्रस्त प्राणी मानता था कि उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जानी पड़ती है, परंतु होब्स उसका निस्वार्थ रूप से विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता हो, कहीं हमारा भी ऐसी ही दशा न हो जाए। इस भय से को अनुभव करते हुए हम उसके प्रति दया की भावना रखते हैं, जिससे धर्म की उत्पत्ति होती है। अर्थात हम किसी भी निर्बल व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति के प्रति जो दया की भावना दिखाते हैं, उसमें भी होब्स स्वार्थ का तत्व को समावेश करता है। वो इसलिए करता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वो हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है या निर्बल है, कहीं हमारा भी हाल इसी तरह से नहीं हो जाए। इसलिए उसके प्रति हमारी आंतरिक भावना में एक अलग तरह का तत्व उत्पन्न होता है, जो उस व्यक्ति के प्रति हेल्प करने की कोशिश करता है। उसमें भी हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। होब्स राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद में यह बताता कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होगी। होब्स इस संबंध में तार्क रूप से आगे बढ़ता है और कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वैसी है जैसे पूर्णतः स्वार्थी और समान व्यक्तियों की समान शक्तियों वाले मनुष्यों का नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकता है।
होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की वह पूर्ण रूप से अराजकता का दूसरा नाम है। इस अवस्था में सबका सभी के साथ निरंतर युद्ध होता रहता था और इस स्थिति में होब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण होते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए और भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। होब्स प्राकृतिक अवस्था को शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित मानता है। जो कुछ भी ले सके, जितनी देर अपने पास में रख सकने में समर्थ हो, वह उतने समय के लिए ही हो जाता है। अर्थात जो वस्तु है वो अपनी शक्ति के माध्यम से जितने समय तक उसको अपने पास में रखेगा वह उसकी होगी। अगर वह शक्तिहीन हो जाएगा, दूसरा कोई उसको ले जाएगा तो वो उसकी हो जाए। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में शक्ति ही सर्वोपरि थी। जिसके पास में शक्ति थी उसी का शासन था। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन दुखमय होना असंभव ही था। इस प्रकार की प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। होब्स ने के अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, भवन, यातायात के साधन कोई स्थान नहीं था। मनुष्य एकांकी जीवन था, दीन, पवित्र और क्षीण होता गया। अतः इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने एक सामाजिक समझौता किया। जो समझौता सभी व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति समझौता था। उसको होब्स इस प्रकार कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा उसी से मिलती जुलती होगी जिसमें एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखा गया है। दूसरों के साथ रहने से सुख नहीं वरना दुख और कष्ट मिलता है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि शक्ति के आधार पर एक ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। होब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था जो एक भयवान प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें शक्ति ही सत्य है पर आधारित था, और इससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने एक दूसरे के प्रति एक समझौता किया जिसमें सबने अपने अधिकारों का एक दूसरे के प्रति समर्पित कर दिया। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, और प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाए जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से कर्तव्य का आभास होता है। होब्स ने प्राकृतिक अधिकार के 19 नियम बताए, लेकिन उसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए हमेशा चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने तथा उसे शांति बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अधिकार को त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए जिससे उसको राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। तीसरा नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए। इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिसके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। शेबाइन कहता है कि वे एक ही साथ ऐसे दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है और सामाजिक आधार के नियम। प्रकृति ने इन नियमों के संबंध विशेष बात यह है कि उन्हें कानून केवल अलंकृत भाषा में ही
कहा जा सकता है। कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है जिसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, किंतु वे नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र है जिनका मानना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। ये तो वे शर्त है जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकते हैं, किंतु उनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। होब्स कहता है कि सभी मनुष्यों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया और सामाजिक समझौते के फलस्वरूप राज्य को वे शक्तियाँ दे दी कि वो व्यक्ति की आत्मरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य किसी भी कानून का उल्लंघन कर सकता है अगर वह कानून व्यक्ति की आत्मरक्षा को ठेस पहुंचाता है। नेक्स्ट, अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता था। तो शांति के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो सभी व्यक्तियों में शांति बनाए रखे। राज्य की स्थापना का केवल एक ही ढंग है और वह है कि समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्तियों को एक व्यक्ति और व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। अर्थात राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने की सब अधिकार उस व्यक्ति या सभी के लिए इस शर्त पर देता हूँ कि उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इस प्रकार अपने सर्व अधिकार उसे दे दे और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करे। अर्थात होब्स कहता है कि सभी व्यक्तियों में एक समझौता होता है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रताएं एक ऐसी संस्था को स्फुर्त कर देते हैं कि वह उन पर शासन कर सके। उसमें वो शर्त लगाता है कि मैं भी अपने अधिकारों को उसको देता हूँ और आप भी आपके अधिकारों को उसे दीजिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति शासन करेगा। उस व्यक्ति का वो समझौता का पक्ष नहीं है, बल्कि वो समझौते से ऊपर है। एक ही व्यक्ति, एक ही वजह से व्यक्ति उसकी आदेशों की उल्लंघन कर सकता है कि वह उसकी आत्मरक्षा को अगर ठेस पहुंचाए तो। इस प्रकार सामाजिक यह समझौता जनता के बीच हुआ, शासक समझौता का पक्ष नहीं है, इसलिए निरंकुश शासन का समर्थन करता है और व्यक्ति उसके आदेशों की पालना करेगा। होब्स का सामाजिक समझौता एक तरह से सामाजिक सहमति के आधार पर सत्ता का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था से जो स्वार्थ पर टिकी हुई थी, शक्ति ही सत्य पर टिकी हुई थी, उससे छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्तियों ने समझौता किया और समझौते के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ और उस राज्य में जो सत्ता है वही कानून बनाएगी और वह कानून उन पर आम जनता पर लागू किए जाएंगे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि व्यक्ति उस समझौता का उल्लंघन एक ही शर्त पर कर सकता है, अगर राज्य या सत्ता उसकी आत्मरक्षा का सुरक्षा नहीं कर पाया तो व्यक्ति उस समझौते को उल्लंघन कर सकता है। अर्थात निरंकुश संप्रभुता का जन्म होता है और वह संप्रभु आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से स्वतंत्र थी और उसके आदेश ही कानून है। व्यक्ति की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा उसका प्रमुख दायित्व है। केवल आत्म सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्ति उसके आदेशों की अवहेलना कर सकता है। जय हिंद।
है।